हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं इंडियट एरिया का करंट अफेयर। तो ये कब से कब तक का करंट अफेयर है? ये करंट अफेयर है आपका 16 से 31 मई का। इसमें 16 से 31 मई के घटनाक्रम दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक और बिहारी स्पेशल। ठीक है, और बुक्स हो गए, जो भी अवार्ड्स हो गए, इनसे रिलेटेड, खेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे घटनाक्रम को हम कवर करने वाले हैं 16 से 31 मई के बीच में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 70th बीपीएससी आप देख रहे हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस के नेशनल इंटरनेशनल घटनाक्रम जो है, ठीक है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आरओ के लिए भी है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके लिए बन सकता है जो बिहार का टीचर का हो रहा है एग्ज़ाम, बिहार टीआरई का। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रम स्टार्टिंग में दे रखा है विस्तार पूर्वक, तो उसको मैं नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उसका एक मतलब ये भी है ना कवर करने का, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हैं वो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में शॉर्ट में वो चीज़ें दे रखी हैं, दोबारा वो रिविजन हो जाएगा आपका। तो इस वजह से मैं उसको नहीं कवर कर रही हूँ। आप यहीं पे देख लीजिएगा, सारे घटनाक्रम इसमें कवर हो रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है आपका, हाल ही में तमिलनाडु में हाल ही में तमिलनाडु के 31 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो भारत के 85वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं हाल ही में, कौन? 31 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी हैं वो पी श्याम निखिल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना का पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री है केंद्रीय कौशल और विकास उद्यमिता मंत्रालय। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। कहाँ पे किया गया है? नोएडा और हैदराबाद में। कौन सी योजना है? ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, इस जो इसका पायलट परियोजना का संचालन किया गया है किसके साथ? महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड के साथ। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 31 मई 2024 को भारत और ईरान द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों के लिए ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहेस्ती टर्मिनल का संचालन करेगा। ठीक है, तो भारत ने जो है वो क्या किया है, अगले 10 वर्ष के लिए जो ईरान का रणनीतिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है चाबहार, उसके शहीद बेहेस्सी जो टर्मिनल है उसका संचालन करेगा भारत। कब तक? अगले 10 वर्षों के लिए। आगे हम देख लेते हैं इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यह भारत द्वारा संचालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होगा। भारत द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होगा यह संचालित। कौन सा? चाबहार बंदरगाह। यह समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। आगे हम चाबहार बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। तो चाबहार बंदरगाह है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है देखेंगे। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जो ईरान को हिंद महासागर की तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। तो जो चाबहार बंदरगाह है आपका, वो कहाँ पे स्थित है? वो ओमान की खाड़ी में स्थित है और ये ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जो ईरान को हिंद महासागर से सीधी पहुंच प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे कि चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल है। कौन? शहीद कलंतारी और शहीद बेहिश्ती। तो भारत ने किसको लिया है? शहीद बेहिश्ती को लिया है। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा। अगला है हमारा कि मझगांव डॉक लिमिटेड, एमडीएल,
के स्थापना के 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने द्वारा 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता हैं। आगे हम देखेंगे कि एमडीएल भारत का एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है। अगला हम घटनाक्रम देख लेते हैं। अगला घटनाक्रम क्या है हमारा? अगला है कि 15 मई 2024 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया गया। तो देश का जो सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता है जिसका नाम है इंडिया स्किल 2024, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में। आगे इसके अंतर्गत कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि 15 से 19 मई 2024 तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61 श्रेणियों में युवाओं का कौशल परीक्षण किया जाएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, इससे रिलेटेड अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें है कि ओडिशा में सबसे अधिक विजेता 17 स्वर्ण, 13 रजत और 9 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक विजेता जो सबसे ज़्यादा रहे वो किस राज्य के रहे हैं? वो ओडिशा के रहे हैं। हम बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य और 6 उत्कृष्टता पदक मिला है। तो टोटल 3 6 1 7 6 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 पदक बिहार को मिला है। क्योंकि बिहार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो बिहार को हम ध्यान से देख लेंगे। 3 स्वर्ण मिले हैं बिहार को, 1 रजत मिला है, 3 कांस्य मिला है और 6 उत्कृष्टता पदक मिला है। आगे देखेंगे अगला घटनाक्रम क्या है कि हाल ही में आयोजित होने वाले समुद्री साझेदारी अभ्यास पॉसिक्स समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है पॉसिक्स में हिस्सा लेने नौसेना के युद्धपोत आईएनएस दिल्ली और आईएनएस शक्ति मलेशिया के कोटा किनाबालू पहुंच गए हैं। तो ये जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है? उसका नाम क्या है? पासिक्स है। और कहाँ पे हो रहा है ये कोटा किनाबालू जो है वहाँ पे हो रहा है, मलेशिया के कोटा किनाबालू में। और भारत की तरफ से कौन कौन से नौसेना के युद्धपोत जा रहे हैं? तो आईएनएस दिल्ली और आईएनएस शक्ति जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं विस्तार पूर्वक इस घटनाक्रम को। आगे इसमें है कि आईएनएस दिल्ली पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा निर्मित प्रोजेक्ट 15 वर्ग का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है और आईएनएस शक्ति जो है वो वेड़े का सहायक जहाज है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट देखेंगे। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो बनकर उभरा है। तो जो चीन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन करके उभरा है। इससे पहले 2 वर्षों तक जो है क्या था, वो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा भागीदार बना हुआ था। आगे हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत एक पॉइंट और दे रखा है कि वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 118.4 बिलियन डॉलर का रहा है, जबकि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 118.3 बिलियन डॉलर का ही रहा है। तो 10.1 बिलियन डॉलर का ही केवल अंतर है दोनों के बीच में। अगला हम घटनाक्रम देखते हैं कि हाल ही में 13 से 14 मई 2024 को नई दिल्ली में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार रणनीति के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया है। तो भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार जो समिति है उसके तीसरे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी व्हाइट मार्बल को केंद्र सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है। तो अंबाजी जो व्हाइट मार्बल है वो कहाँ का जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद है? वो है गुजरात का। आगे हम देख लेते हैं अगला घटनाक्रम क्या है। अगला है हमारा कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री कपिल सिब्बल। हाल ही में श्री दिलीप संघानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफको का 17वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। किसे निर्वाचित किया गया है? दिलीप सिंघानी को किसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? इफको का। और ये कौन से रैंक के अध्यक्ष हैं? ये 17वें रैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर भारत द्वारा इसका समर्थन में मतदान किया गया है। तो जो फिलिस्तीन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को
संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर भारत द्वारा इसके समर्थन में मतदान किया गया है। और 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 143 देशों ने जहां समर्थन में मतदान किया, वहीं अमेरिका और इजराइल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है कि भारत अरब देशों के अतिरिक्त फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। तो जो अरब देश हैं उसके अतिरिक्त अगर फिलिस्तीन संगठन, जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है, उसको मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है भारत, उसको मान्यता देने वाला। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाएं 2024 रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया गया है। हम इसको देख लेते हैं एक बार फिर से कि जो विश्व आर्थिक और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, वो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर है उसका पूर्वानुमान कितना कर दिया गया है, 6.9% कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ठीक है, द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 15 अमीर व्यक्तियों को सूची में 2 भारतीय मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को भी शामिल किया गया है। तो जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स है, ठीक है, इसमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया है। विश्व के शीर्ष 15 अमीरों की ये सूची है जिसमें 2 भारतीय भी शामिल हैं। 2 भारतीयों में कौन है, एक मुकेश अंबानी है और एक गौतम अडानी है। इसमें 110 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी इस सूची में 12वें स्थान पर हैं और 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी जो हैं वो इस सूची में किस स्थान पे हैं, 14वें स्थान पे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इस इंडेक्स के अनुसार LVMH कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वानार्ड अर्नाल्ट जो हैं वो 222 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में सिल्वर पदक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खिलाड़ी जो है वो नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में सिल्वर पदक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो देश की जो सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है, किसे मिली है, सेला सुरंग को। ये कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा दी गई है, ये इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता दी गई है। आगे हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है हमारा कि जो सेला सुरंग है वो दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है। दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। सुरंग 1 की लंबाई 980 मीटर और जबकि सुरंग 2 की जो लंबाई है 1555 मीटर है। आगे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS द्वारा पेरिस फ्रांस में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया गया है। TCS की स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, TCS का मुंबई में है और अध्यक्ष कौन है, S चंद्रशेखरन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला घटनाक्रम हमारा क्या है। सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेशनल शटडाउन नामक रिपोर्ट में भारत लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये कौन सा रिपोर्ट है, सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेशनल शटडाउन नामक रिपोर्ट जो है उसमें भारत लगातार छठवें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। और वर्ष 2023 में भारत में कुल 116 बार इंटरनेशनल शटडाउन किया गया है। यह रिपोर्ट एक्सेस नाउ #KeepItOn, ठीक है, #KeepItOn गठबंधन द्वारा जारी किया गया है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है कि केदारनाथ धाम यात्रा जो है 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया है। इस अभियान के तहत तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों से नशीले पदार्थों का सेवन न कर इस क्षेत्र में मर्यादा बनाने हेतु अनुरोध किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा कि HDFC बैंक की बात कर रहे हैं हम। तो HDFC जो बैंक है
वो हाल ही में वीजा के साथ साझेदारी में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया गया है। भारत के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत आईएनएस किल्टॉन ने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के भाग के रूप में वियतनाम के कैम रॉन खाड़ी द्वार का दौरा किया है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब JNAI प्लेटफॉर्म हनुमान एआई भारत में लॉन्च किया गया है। इसे अबू धाबी स्थित एआई निवेश कंपनी 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को। किस उपलक्ष्य में? कि भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे हम देखेंगे कि असम द्वारा हाल ही में विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए यूनिसोइप की मदद से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली DRIMS लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम के द्वारा। अगला हमारा घटनाक्रम है कि FSSAI जो है उसके द्वारा हाल ही में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी गई है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिसमें आर्सेनिक और फॉस्फेट के हानिकारक अंश पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान हमारे इस समय CDS कौन है? CDS कौन है हमारे? तो वो है अनिल चौहान जी। उनके द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय 2024 से 24 मई साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया गया है। तो साइबर सुरक्षा अभ्यास जो हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया था उसमें जो CDS है हमारे अनिल चौहान जी उन्होंने भाग लिया। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में भारत के कोच्चि में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक ATCM 46 का आयोजन किया गया है। तो 46वीं जो अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक है उसका हाल ही में आयोजन किया गया है भारत के कोच्चि में। और कौन सा मंत्रालय भारत की तरफ से था? उसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है। इससे रिलेटेड अगला पॉइंट है कि TCM जो है ATCM जो है वो अंटार्कटिका संधि 1959 के हस्ताक्षरकर्ताओं की एक वार्षिक बैठक है। 2007 के बाद यह भारत द्वारा पहली मेजबानी है। तो 2007 के बाद भारत द्वारा यह पहली मेजबानी की जा रही है। कहाँ पे? कोच्चि में। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम हमारा। हाल ही में HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। हाल ही में कोच्चि केरल में भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया द्वारा त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला किसके द्वारा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया द्वारा त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का समापन हुआ है। इससे रिलेटेड हम आगे पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो कार्यशाला है इसका विषय क्या था। इसका विषय था कि अ, हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और सहयोगात्मक प्रयास। ठीक है, ये जो है क्या है इसका इसका थीम है। क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का सहयोगात्मक प्रयास। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है कि भारत के सिक्किम राज्य का द्वारा हाल ही में AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली AI ड्राइवन को शुरू करने की घोषणा की गई है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। अगला हमारा घटनाक्रम है कि फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल भारतीयों ने इतिहास रच दिया है। जो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल था उसमें भारतीयों ने इतिहास रचा है। चिदानंद नाइक हैं उनकी फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू से नो ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए लॉ सिने पुरस्कार जीता है। तो जो कांस फेस्टिवल हुआ, ठीक है, कांस 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें लॉ सिने जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? वो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू से नो। और इस फिल्म को किसकी ये फिल्म है? वो है चिदानंद नाइक की फिल्म है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट इससे रिलेटेड। अगला पॉइंट हमारा है कि भारतीय अभिनेत्री अनसुईया
सेनगुप्ता की फिल्म सेमलेस, जो अनुसुईया सेन गुप्ता है उनकी फिल्म फिल्म है सेमलेस, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र बांग्लादेश, असम, मिजोरम आदि को रेमल चक्रवात का सामना करना पड़ा है। तो रेमल चक्रवात कहाँ पे आया है? वो पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र बांग्लादेश, असम और मिजोरम के क्षेत्रों से, मतलब बंगाल की खाड़ी में आया, और जिससे किनको किनको नुकसान हुआ? बांग्लादेश, असम और मिजोरम को। आगे हम देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए इस चक्रवात का नामकरण जो है वो ओमान के द्वारा किया गया था। तो जो रेमल है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ओमान के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने हाल ही में डीडी किसान द्वारा 2 एआई एंकर क्रिस तथा भूमि लॉन्च करने की घोषणा की है। तो क्रिस और भूमि हाल ही में सुर्खियों में रही। क्या है ये 2 एआई एंकर हैं, और किसके द्वारा इन 2 एआई एंकरों को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? डीडी किसान द्वारा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये एआई एंकर 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं तथा इसके साथ ही डीडी किसान एआई एंकर पेश करने वाले देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि हाल ही में आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है उसके द्वारा हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए हैं 2023-24 के, उसमें राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूची की अगर हम बात करें तो उसमें जो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? दूसरे स्थान पर गुजरात रहा है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में सागा दावा का त्यौहार मनाया गया है। तो सागा दावा त्यौहार है वो बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, और वो किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सिक्किम के द्वारा। आगे हम बात कर लेते हैं सागा दावा के बारे में, और कि सागा दावा जो है वो ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल है। ट्रिपल ब्लेड्स ब्लेस्ड ट्रिपल ब्लेड्स जो फेस्टिवल है सागा दावा वो फेस्टिवल है, और जो प्रत्येक वर्ष तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने में 15वें दिन मनाया जाता है। तिब्बती भाषा में जो है वो सागा का मतलब होता है चौथा, और दावा का मतलब होता है महीना, मतलब चौथे महीने में 15वें दिन पे मनाया जाता है इसे। तो इसे सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब महीना होता है तिब्बती भाषा में। आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई हैं। तो जो ज्योति रात्रे हैं वो 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह की हैं, और ये भारत की सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं मध्य प्रदेश की रहने वाली। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है। अगला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हाल ही में सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक गंगम्मा जतरा लोक उत्सव मनाया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मनाया गया है। यह उत्सव भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन मानी जाने वाली देवी गंगम्मा को समर्पित है। अब आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या घटनाक्रम है। अगला घटनाक्रम है, तो अगला घटनाक्रम हम देख रहे हैं। अगला घटनाक्रम है हमारा दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया है, और इसे नोट पेन नाम दिया गया है। तो 100% जो बायोडिग्रेडेबल पेन है, ठीक है, पेन, उसको किसके द्वारा बनाया गया है? सौरभ एच मेहता के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम क्या है? नोट पेन। ठीक है, ये दुनिया का पहला ऐसा पेन है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान में आयोजित किया गया है क्या? वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण। इसमें जो है 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखा गया है। आगे देखेंगे अगली पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड है कि 2022 में इनकी संख्या कितनी थी? 42 थी। तो जाहिर सी बात है कि 2022 में अगर इनकी संख्या 42 थी और अभी जो आयोजित किया गया है ये सर्वेक्षण, तो इसमें 64 देखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि बढ़ोतरी हुई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में।
ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। और आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि हाल ही में गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक तथा दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं? गोपी थोटाकुरा। किस अंतरिक्ष यान में? ब्लू ओरिजिन का जो अंतरिक्ष यान है उसमें सवार होकर के गए हैं, और ये दूसरे भारतीय ऐसे बन गए हैं जो अंतरिक्ष में गए। भारत का तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भारत उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल नामक जो सम्मान प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त हुआ है? ये किस हवाई अड्डे को? तिरुवनंतपुरम जो हवाई अड्डा है उसे प्राप्त हुआ है, और ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा। अच्छा, यह सम्मान जो दिया गया है उस किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्धव। प्रोजेक्ट उद्धव जो है, उद्भव, प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना तथा एआई मतलब यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एएसआई, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा और भारतीय सेना द्वारा के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीतियों को आधुनिक युद्ध रणनीति में समन्वित करना। ठीक है, ये प्रोजेक्ट उद्भव क्या किससे संबंधित है? महाभारत हो गया या फिर अन्य प्राचीन ग्रंथों में जो युद्ध रणनीतियां हैं, सैन्य युद्ध रणनीतियां, उनको आधुनिक युद्ध रणनीतियों में समन्वित किया जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं। ठीक है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। सर्वाधिक जो डॉल्फिन है वो कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लिए ये एक अच्छी खबर है। आगे हम देखते हैं कि गंगा नदी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका है, और इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। किसे? गंगेय डॉल्फिन को। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में बेंगलुरु का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप गैलेक्सी एआई राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के उपग्रह पर सार मतलब सिंथेटिक अपर्चर रेडार तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है कि हाल ही में वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो ये वायुसेना के प्रमुख हैं कौन? विवेक राम चौधरी। इनके द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। आगे हमारा आगे आ जाता है, हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर कर लिया है। अब हम कवर करने वाले हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम देखते हैं। हमारा पहला घटनाक्रम क्या है? पहला है कि मई 2024 में जापान द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है। तो 6G जो डिवाइस है उसका प्रोटोटाइप पेश किया गया है किसके द्वारा? जापान द्वारा। दुनिया का पहला प्रोटोटाइप है ये 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है। ये 100 गीगाबिट्स प्रति सेकंड मतलब जीबीपीएस की गति से 300 फीट से अधिक दूरी तक डेटा संचारित कर सकता है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी द्वारा हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अवैध पशु व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी गैंडे के सींग 29% हैं, और पेंगोलिन जो है पेंगोलिन के इसके लिए सल्क जो है 28% और हाथी दांत जो है वो 15% है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि हाल ही में ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह मतलब ईपीजी जो है कि तीसरी बैठक आयोजित की गई है। और जो बिम्स्टेक है उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थाईलैंड है। बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है थाईलैंड। और हम देख लेंगे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देख लेते हैं।
तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 6 जून 1997 को। सचिवालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में है। सदस्य देशों में कौन कौन है? सदस्य देशों में हम देख लेते हैं कि सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। महासचिव इसके कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। हाल ही में इंडोनेशिया में स्थित इले लोको लोवोटोलोक इले लोवोटोलोक ज्वालामुखी फटने से जन धन की व्यापक क्षति हुई है। तो जो सुर्खियों में रहा, क्वेश्चन आ सकता है कि सुर्खियों में रहा इले लोवोटोलोक जो ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? तो वो इंडोनेशिया में स्थित है और हाल ही में यह फटी है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगी ये एक तरीके की। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा मतलब कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड आने के कारण 52 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इंडोनेशिया में जो पश्चिमी सुमात्रा है उसमें ठंडे लावा कोल्ड लावा के फ्लैश फ्लड आने के कारण 52 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कि जो कोल्ड लावा है ये, ठीक है, कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में लाहार के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा का पहला चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम फ्लेक्सिबल लिविटेशन ऑन ए ट्रैक मतलब फ्लोट फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक जो फ्लोट है उसकी बनाने की घोषणा की गई है। नासा द्वारा चंद्रमा का पहला चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम हो गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि नेपाल के पर्वतारोही जो कामी रीता शेरपा हैं उन्होंने हाल ही में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़कर स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये 54 वर्षीय कौमी रीता शेरपा को एवरेस्ट मैन के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि यह गौरतलब है कि जो यह है 29वीं बार 22 मई 2024 को फतह की थी और इससे पूर्व जो वर्ष 2023 में एक ही वर्ष में 2 बार 27वीं और 28वीं बार एवरेस्ट को फतह किया था। हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा का प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किए जाने की घोषणा की गई है किसको? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, हाल ही में कुवैत के नए अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है। तो कुवैत के नए जो अमीर शेख हैं वो है मिसाल अल अहमद अल सबा हैं। आगे हम देखेंगे इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्षों के लिए देश के सरकारी विभागों को कंट्रोल में ले लिया है तथा कई कानूनों को भंग कर दिया है। अगला पॉइंट है हमारा कि 16 से 17 मई 2024 को उलन बटोर मंगोलिया में भारत और मंगोलिया की रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कि 13 से 15 मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में पहली बार भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वयं का पेवेलियन स्थापित किया गया है। आगे हम देख लेते हैं कि अगला हमारा पॉइंट क्या है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अगला पॉइंट है कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा 400 किलोमीटर की रेंज के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का आयोजन किया गया है। 19 मई 2024 को ईरान सरकार ने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की गई। आगे हम देखेंगे कि उक्त दुर्घटना में पूर्वी अजरबैजान प्रांत में उजी गांव के पास वरजंगन के पहाड़ी क्षेत्र में घटित हुआ। भारत सरकार द्वारा इब्राहिम राइसी की मृत्यु पर 21 मई को एक दिन के शोक की घोषणा की गई। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के संबंध रखने वाले विलियम लाई चिंग-ते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ताइवान के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन है? विलियम लाई चिंग-ते हैं और किस पार्टी से संबंधित है? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। अगला घटनाक्रम है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है।
तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 119 देशों को शामिल किया गया है। 2024 में यात्रा पर्यटन सूचकांक के अनुसार विश्व में शीर्ष स्थान पर 5 देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 5.24 पॉइंट इसको मिला है। और उसके बाद हम देख लेंगे कौन सा है। उसके बाद है स्पेन, फिर जापान, फिर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इस सूचकांक में माली 2.78 स्कोर के साथ 119वें स्थान पर है, मतलब सबसे नीचे स्थान पर है माली है। और भारत की स्कोर की बात कर ली तो भारत की स्कोर 4.25 स्कोर के साथ 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला देश है। और श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जो है उनके रैंक क्या है? 76, 101 और 105वें स्थान पर रहे हैं ये। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड की सरकारों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के लिए इन तीनों देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 को प्रभावी होगी। फिलिस्तीन द्वारा जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया है, वहीं इजराइल द्वारा इसकी निंदा की गई है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में फ्रांस द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMPAR सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड हम। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी। माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है वो हाल ही में विस्फोट हुआ है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में हमने इससे पहले भी एक ज्वालामुखी देखा था, ये दूसरी ज्वालामुखी है जो विस्फोट हुआ है इस दौरान। और अगला हमारा घटनाक्रम है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने पहले मानव H5N1 एवियन फ्लू संक्रमण का रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो H5N1 ये पहले मानव संक्रमण का जो रिपोर्ट दर्ज किया गया है, कहाँ में? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला हमारा घटनाक्रम है कि 18 से 25 मई 2024 को इंडोनेशिया के बाली में 10वां विश्व जल मंच WWF का आयोजन किया जाएगा। विश्व जल मंच के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यह जल से जुड़ी सभी बड़ी सभाओं में से एक है, जहां जल समुदाय और प्रमुख निर्णयकर्ता मिलकर वैश्विक जल चुनौतियों पर दीर्घकालीन प्रगति के लिए सहयोग करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि वर्ष 2024 की जो थीम है वो क्या है। वर्ष 2024 की थीम है साझा समृद्धि के लिए जल। ठीक है, इस वर्ष इस मंच का आयोजन इंडोनेशिया तथा विश्व जल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। हाल ही में नासा द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन, ठीक है, पेरीफायर, सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन मतलब PREFIRE पेरीफायर को लॉन्च किया गया है। पेरीफायर का हम पूरा फुल फॉर्म देख लेते हैं। पेरीफायर का पूरा फुल फॉर्म क्या है? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हाल ही में मनामा बहरीन में 33वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 1945 में काहिरा में स्थित अरब राज्यों की लीग का उद्देश्य 22 सदस्य अरब देशों के मध्य संबंधों को मजबूत करना और नीतियों का समन्वय करना तथा सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा हाल ही में फाइनेंसिंग गैप ऑफ यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। आगे हम देखेंगे कि इसमें 133 निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए एकल घरेलू उत्पाद का 3.3% वार्षिक अंतर का अनुमान लगाया गया है। अगला घटनाक्रम है कि हमारा हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च किया गया है। अगला हमारा घटनाक्रम है कि मई 2024 में ओपन AI द्वारा सबसे तेज और शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4.0 जो है को लॉन्च किया गया है। GPT-4o में O का मतलब है ओमिनी। ठीक है, O का मतलब GPT-4.0 जो GPT-4o है उसका O का मतलब क्या है? ओमिनी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम हमारा क्या आ जाता है? बिहार राज्य से संबंधित। तो बिहार राज्य विशेष को हम देखेंगे। बिहार राज्य से रिलेटेड कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के पहले घटनाक्रम से।
मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना जो है वो उसके जो निदेशक मिथिलेश मिश्र हैं उनके द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार बिहार में सरकारी विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को 100 मिलीलीटर तथा 6 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर गर्म दूध मिलेगा। किसके तहत मिलेगा? ये मध्याह्न भोजन योजना के तहत, मध्याह्न भोजन योजना के तहत, ठीक है। इसके तहत 1 जुलाई 2024 को यह योजना लागू की जाएगी। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर 44 प्रखंडों का चयन किया गया है। आगे हम देखेंगे कि अगला पॉइंट है कि मई 2024 में बांका बिहार में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चालू हो गया है। तो बिहार का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ है? बांका बिहार में, और हाल ही में वो चालू हो गया है। इस सोलर पावर प्लांट से मिलने वाली बिजली की दर की मात्रा 3.11% पर यूनिट होगी, ठीक है। और 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की सफल कमीशनिंग के बाद राज्य सरकार को सालाना 17 करोड़ रुपए की बचत होगी। आगे हम देखेंगे कि 27 मई 2024 को बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? बिहार के बोधगया में। हाल ही में बिहार के खिलाड़ी बॉबी कुमार ने थाईलैंड में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीम में चयन किया गया है। तो किसका चयन किया गया है? बॉबी कुमार का। ये बिहार के खिलाड़ी हैं। कहाँ चयन किया गया है? जो थाईलैंड में आयोजित होने वाला है 36वां किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में ये भाग लेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि बॉबी कुमार बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं? तो बिहार के पटना से रहने वाले हैं ये। अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर के संबंध रखने वाली सपना सिन्हा है को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर शोध के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 जो है एशिया में सूची में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? सपना सिन्हा को। कहाँ पे? फोर्ब्स 30 अंडर 30 जो एशिया की सूची है उसमें शामिल किया गया है। किसके लिए? मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन के लिए। अगला हम देखेंगे कि इससे संबंधित पॉइंट है कि 29 वर्षीय सपना सिन्हा जो है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब MIT की प्रोफेसर हैं, ठीक है। और मई 2024 में बिहार म्यूजियम पटना के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आगे देख लेते हैं अगला घटनाक्रम क्या है बिहार से संबंधित। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकारों पर एक पुस्तक बिहार के पद्मश्री कलाकार का प्रकाशन किया गया है। इसे बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखा गया है। आगे हम देखेंगे कि इस पुस्तक में मिथिला पेंटिंग के 9, पेपर मेर्सी आर्ट के 1 और 52 बूटी कला से 1 और टिकुली कला से 1 और समकालीन कला से 2 कुल मिलाकर 15 कलाकारों का चयन किया गया है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है कि 12 मई 2024 को पटना में भव्य रोड शो कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं। 2 मई 2024 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए 2024 का नटराज कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हमारा बिहार विशेष खत्म हो चुका है। आगे हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। विविध समसामयिकी जो है वो है और इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है? प्रमुख दिवस और थीम हम देख लेते हैं। प्रमुख दिवस थीम में देखेंगे 15 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस था, थीम क्या था? परिवार और जलवायु परिवर्तन, परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष +30। 16 मई को क्या था? 16 मई को था राष्ट्रीय डेंगू दिवस, थीम क्या था? डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। अगला देखेंगे कि 16 मई को ही क्या था? और शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था और 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस था। इसका थीम था हमारे जीवन में प्रकाश। 17 मई की बात कर लेते हैं तो 17 मई को विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस था, ठीक है। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। आगे हम बात कर लेंगे फिर से 17 मई का एक दिवस और है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है और इसका थीम क्या था? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। 20 मई को क्या है? विश्व मधुमक्खी दिवस है, मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े, इसका थीम रहा है। और 20 मई को एक और दिवस था, क्या था वो? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस था, यह इसका क्या थीम था कि हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं।
अगला पॉइंट हम देख लेंगे, अगला हमारा है कि 21 मई के बारे में। तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी था और 21 मई को ही राष्ट्रीय चाय दिवस था। 22 मई की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मई को। इसका जो विषय है वो योजना का हिस्सा बने हैं। और 24 मई की बात करें तो विश्व सीजोफ्रेनिया दिवस है ये, ठीक है, 24 मई। और 25 मई क्या है, विश्व थायराइड दिवस है। तो हमने दिवस को कवर कर लिया है। आगे हम पुरस्कार देखने वाले हैं। पुरस्कार में हम देखेंगे कि हाल ही में चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स के संस्थापक चंद्रकांत सजीता को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे हम देख लेंगे अवार्ड से संबंधित अगला पॉइंट हमारा क्या है। बिहार विविध में हम देख रहे हैं इसे। तो अगला पॉइंट है हमारा कि 14 मई 2024 को रॉटरडैम में आयोजित जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेटवर्क पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है, जो इन स्पेस है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा कि प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड जो है उनको साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी जो फेलोशिप अवार्ड के प्रथम विजेता भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि 16 मई 2024 को सिक्किम का 49वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी हेमंत खत्री को पीयूष समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रदान किया गया है। आरती कुमारी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पिंक ई रिक्शा से पहुंचती थी, जो उन्हें मिशन शक्ति योजना के तहत मिली है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में आयोजित एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में प्रतिभा विकास श्रेणी में दुनिया की तीसरी रैंक से सम्मानित किया गया है। आगे हम देखते हैं अगला हमारा क्या घटनाक्रम है। अगला है कि भारतीय मूल के प्रोफेसर जो हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी को हाल ही में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो है वो मुख्य रूप से मिलीसेकेंड पल्सर गामा रे बर्स्ट सुपरनोवा पर शोध कार्य के लिए जाने जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि जर्मन लेखिका जेनी एपर्नविक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन है। यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। खेल की बात आगे हम कर लेते हैं कि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री जो द्वारा 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ भारत में मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास लेने की घोषणा की गई है। तो जो सुनील छेत्री हैं इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आगे हम देखते हैं कि भारत के लिए सर्वाधिक 150 मैचों में सबसे ज़्यादा 94 गोल कर चुके छेत्री जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। हम देखेंगे कि नवीनतम रैंकिंग में मनिका बत्रा जो हैं उनका स्थान 24वां है और वो वर्ष 2024 की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 2020 में वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट की भारतीय पहलवान अमन सहरावत 2024 को पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष युवा पहलवान बन गए हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक जो है 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त को होगा, 11 अगस्त के बीच होगा और स्थान क्या है, पेरिस है। शुभंकर क्या है, फ्रेंजियंस है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि भारतीय जिम्नास्ट
सृष्टि खंडागले जो हैं वो हाल ही में हांगकांग में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में मैग्नस कार्लसन जो हैं उनके द्वारा पोलैंड में आयोजित सुपरवेट रैपिड और ग्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 में जीत हासिल की गई है। हाल ही में मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में जापान ने पाकिस्तान को हराकर प्रथम सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीता है। आगे हम देखेंगे कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का आयोजन मलेशिया की हॉकी परिसंघ द्वारा 1983 में किया गया जाता है और इस ट्रॉफी का नाम मलेशिया राज्य के पूर्व सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे हम कि हाल ही में भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने चेन बोयांग तथा लियू यी चीनी जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। तेलंगाना की पैरा एथलीट दीप्ति जियोनजी ने हाल ही में विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 में 400 मीटर T20 स्पर्धा को 55.07 सेकेंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे हम देखेंगे कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 में दीप्ति जीवनजी द्वारा भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत 3 पदक 1 स्वर्ण और 2 रजत जीत हासिल किया है। भारत ने जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। वहीं महिला एकल खिताब जो है वो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वीटेक द्वारा जीता गया है। आगे हम देखेंगे अगला हमारा पॉइंट क्या है। मैनचेस्टर सिटी द्वारा हाल ही में वेस्ट हैम को 3-1 से हराकर चौथी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया गया है। आगे हम नियुक्तियों की बात कर लें कि ईदा सीसा नोग्रांग जो है वो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त की गई हैं और मौसमी चक्रवर्ती ने हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। किसे? मौसमी चक्रवर्ती को। अगले हम नियुक्तियों को देख लेते हैं कि नासा द्वारा डेविड साल्वगनी को प्रथम नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे हैं आंद्रेई बोलासाउ को हाल ही में रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को आगामी 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 1 जून 2024 से 29 जून 2024 के मध्य वेस्टइंडीज तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। भारत हाल ही में हमने देखा कि भारत ने इस विश्व कप को जीत लिया है। शहीद अफरीदी के अलावा युवराज सिंह, क्रिस गेल तथा उसैन बोल्ट को भी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली द्वारा जनरल टू लैम को 2026 तक के कार्यकाल के लिए वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। यह नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति वो वॉन थुओंग द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इस्तीफे के 2 महीने के बाद हुई। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला है कि वेदांता एल्यूमिनियम के सीईओ जॉन स्लेवन ने को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के बारे में हम बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश पाई हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। अगला हमारा क्या है नियुक्तियों में कि लुइस अबिनादर जो हैं उनको कैरिबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिकन के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो कैरिबियन देश जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उनके राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है लुइस अबिनादर को। ठीक है। डोमिनिकन गणराज्य जो है उसकी राजधानी कौन है? सेंट डोमिंगो है। ठीक है।
आगे हम निधन की बात कर लेते हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में राजस्थान की पहली मंत्री कमला बेनीवाल को जयपुर, राजस्थान में निधन हो गया है। हाल ही में प्रसिद्ध कथाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी का निधन हो गया है। मालती जोशी जो है हिंदी और मराठी भाषा की प्रख्याता लेखिका थी। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में सूअर की जेनेटिकल मॉडिफाइड किडनी प्रत्यारोपित करने वाले प्रथम इंसान रिक स्लेमन का निधन हो गया है। रिचर्ड जो थे उनके द्वारा मार्च 2024 में सूअर की किडनी को प्रत्यारोपित कराई गई थी। आगे हम देखेंगे कि 2009 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तथा 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लेखिका एलिस मुनरो का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इस प्रकार जो है हमने समाप्त कर लिया है 16 से 31 मई के बीच के सभी घटनाक्रम को। ठीक है, सभी घटनाक्रम को हमने समाप्त कर लिया है। कब से कब के बीच का? 16 से 31 मई के बीच का। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।